तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। बीजेपी गुंडागुलो हरे कृष्ण हरि हरि पेছন থেকে ডাকাতি করি বলছে দেখো নন্দীগ্রাম, জোরে বলো জয় শ্রীরাম। একদিন এমন দিন আসবে না ঘাটকা না ঘাটকা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। 30 में 30 भाजपा जीतेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बंगाल में पहले दौर का घमासान तो खत्म हो गया है, लेकिन अब तैयारी है दूसरे चरण के जंग की, जो 1 अप्रैल को होगी। सबकी नजरें नंदीग्राम पर है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ा मुकाबला, जहां आमने सामने ममता बनर्जी और उनके पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी। अपनी जीत पक्की करने के लिए ममता ने नंदीग्राम में अभी से 3 दिन के लिए डेरा डाला हुआ है। जी हां, होली भी आज वो मना रही है। अमित शाह ने दावा किया है कि पहले दौर के दम पर हम 200 से अधिक सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं। वोटों से पहले जुबानी जंग चरम पर है, लेकिन इंतजार 1 अप्रैल का है, जहां पर वोटिंग होगी जिस दिन नंदीग्राम में, साथ ही 2 मई का है, जब जनता बताएगी कि खेल में कौन जीता। शाह के दावे में कितना दम और ममता दी जो है नंदीग्राम में, देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। ये नंदीग्राम नहीं आसान, चुनाव का दरिया है और डूब कर जाना है। कोलकाता का मार्ग वाया नंदीग्राम की कठिन डगर पर नेता चल पड़े हैं। ममता बनर्जी जमी है तो शुभेंदु अधिकारी पूरे अधिकार से नंदीग्राम की गलियों में वोट यात्रा कर रहे हैं। होली का दिन है और ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर नंदीग्राम के गांव-गांव में प्रचार कर रही हैं। तो शुभेंदु बैटरी रिक्शा से नंदीग्राम की गली-गली में घूम रहे हैं। कोशिश यही है कि पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुके नंदीग्राम के वोटरों पर अपनी पार्टी का रंग चढ़ाकर विजय पताका फहराई जाए। नंदीग्राम के प्रचार युद्ध के बीच दोनों ही अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। इसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैरों में चोट लगी थी और अब इसी नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु बंगाल की सियासत से टीएमसी का पांव उखाड़ने की बात कर रहे हैं। তারপর তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব জিততে শুরু করলো। এই হচ্ছে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, অতি লোভের এটাই হচ্ছে অবস্থা। একদিন এমন দিন আসবে না ঘাটকা না ঘাটকা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। उसके तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। पूरा के पूरा वोट परिवर्तन के पक्ष में हुआ, तुष्टिकरण के खिलाफ हुआ। 30 में 30 भाजपा जीतेगा। नंदीग्राम की जंग ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के लिए ही साख की लड़ाई बनी हुई है, क्योंकि ये वही इलाका है जहां आंदोलन कर दीदी ने बंगाल की सियासत में अपना सिक्का जमाया था। बीजेपी ममता को उनके ही गढ़ में परास्त करने की कोशिश में लगी है। यही वजह है कि 1 अप्रैल से नंदीग्राम सीट के लिए वोटिंग से पहले कल गृह मंत्री अमित शाह यहां अंतिम दौर के प्रचार की कमान संभालेंगे। मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। जगाई मोदाई गदाई, सीपीएम जगाई, कांग्रेस माधाई और बीजेपी गदाई, तीनटे एकजुट হয়েছে। আমি একা, আমার সাথে 100% মানুষ আছে। नंदीग्राम में यूं तो सीधा मुकाबला ममता बनर्जी और कभी उनके सिपहसालार रहे शुभेंदु के बीच है, लेकिन जो भी पार्टी इस सीट पर बढ़त का संदेश देगी
उसी का असर पूरे बंगाल के चुनाव पर पड़ना तय है। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, नंदीग्राम आज तक। तो नंदीग्राम के इस घमासान में ममता बनर्जी को आखिर क्यों नंदीग्राम में कैंप करना पड़ रहा है वोटिंग के 3 दिन पहले से, और बीजेपी के दावे में कि पहले दौर के मतदान में 30 सीटों में से 27 सीटें वो जीत रही है। कितना है दम, आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मनोजीत मंडल हमारे साथ सदस्य टीएमसी के जुड़ गए हैं, जयंतो घोषाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ सिकदर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी बंगाल के हमारे साथ जुड़ गए हैं, शुद्धो बैनर्जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और प्रोफेसर संगीत रागी आरएसएस प्रचारक जानकार कहना वो बेहतर समझते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हैं मनोजीत दा, ममता बनर्जी को जाकर नंदीग्राम में 3 दिन के लिए कैंप करना पड़ रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। क्या वाकई नर्वस है इस बार ममता दी नंदीग्राम को लेकर? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि ममता दी नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ रही है, ये पहली बार हो रहा है। और हम जानते हैं क्यों हो रहा है, कि हो रहा है क्योंकि वहां के लोगों के साथ गद्दारी किया गया है। एक गद्दार तो हमारे ही पार्टी में था, वो कैसे गद्दारी किए है, ममता दी के पीठ पीछे छोरी मारा, इसलिए उनको तो सबक सिखाना ही है। इसलिए ममता दी जा रहे हैं, वहां पर रहेंगे और इसके बाद भी जाएंगे। जब ममता दी दूसरा मई के बाद चीफ मिनिस्टर होंगे, वहां का लोकल एमएलए होंगे, उसके बाद भी ममता दी ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, वो क्लियर कर चुकी है। तो इसमें क्या हैरानी की क्या बात है? कोई बात नहीं है। वहां जाके कैसे देखा है हमने, किस तरह से ये आदमी जो वहां पर था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो अभी कह रहा है कि उसी दूसरे पार्टी को कह रहा है, मुकुल राय जी को कह रहा है कि मेरे को एक दूसरा टिकट दिला दो। इस तरह का एक बयान व्हाट्सएप में आ रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है कि नंदीग्राम का हालत बिल्कुल खराब है, मुकुलदा मेरे को एक दूसरा टिकट दिला दो पार्टी को कह के। ये भी हम देख रहे हैं। तो उस तरह उधर से भी बात हो रही है ना। हमको पता है, हम सबको पता है, नंदीग्राम जानती है ममता दी किस तरह से वहां के लिए काम किए हैं। लगातार आज 1-2 सालों से नहीं है, लगातार वहां के लोगों के साथ थे। या बीच में ये एक फैमिली के बजे जो अधिकारी फैमिली के नाम पे जाते हैं, जो पूरा मक्खन खाया है टीएमसी के, अभी वोट के 1 महीने पहले अगर गद्दारी किया है तो ममता दी को तो जाना पड़ेगा है ना। टीएमसी का मक्खन क्या है सर? सबको पता है, हम जब पावर में रहते हैं इसे का हम मक्खन कहता है। ये अधिकारी फैमिली तो सबसे ज्यादा मक्खन के है ना। देखिए, एक फैमिली में 3 MP है, एक चेयरपर्सन है, एक मिनिस्टर है, ये सब मक्खन खा रहे हैं। तो मक्खन खाने में प्रॉब्लम हो रहे थे, इसलिए तो भाग के गए ना। सौरभ सिकदर जी वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को, गद्दार को सबक सिखाना है, इसीलिए ममता जी वहां पर जा रही हैं। अंजना जी, उन्हें चाहते ना चाहते हुए एक बात तो बोल दिया, मक्खन वाली बात जो है। एमएलए MP कोई भी जनप्रतिनिधि होता है लोगों का सेवा करने के लिए, लोगों का काम करने के लिए, और टीएमसी जो सेवा करने के नाम पे मेवा खाता है, यह टीएमसी का प्रतिनिधि खुद ही बता दिया है। दूसरी बात है, ममता बनर्जी जी जिंदगी में बहुत कम इलेक्शन हारे हैं, लेकिन उनको देख के हैरान हो रहा है। ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड होते हुए भी अपना भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम भाग गए। वहां जाके भी जब देखा हालत खराब है, तो ममता बनर्जी जैसे लीडर वो अपने आप को नहीं, वो कह रहे हैं कि गद्दार को सबक सिखाना है, शुभेंदु अधिकारी को, इसलिए ममता दी वहां कैंप कर रही है। अच्छा देखिए अंजना जी, गद्दार कौन है, या गद्दार के सबक सिखाने के लिए ममता बनर्जी जैसे दिग्गज नेता को अगर एक सीट में, अपने सीट में खड़े रहना पड़ेगा, तो 10 साल में इन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, ये एक बार और साबित हो जाता है। 10 साल में आपने इतना काम किया, आप तो हर जगह बोलते हैं कि 294 सीट में मैं कैंडिडेट। तो नंदीग्राम भी तो 294 के अंडर ही आता है, आपको क्यों वहां पे कैंप करना पड़ रहा है? जयंतो जी, क्या जो सौरभ सिकदर कह रहे हैं उसमें दम है? जयंतो जी देखिए अंजना जी, सौरभ बहुत हमारे भाई है, और अभी जो पॉलिटिकल जो डिबेट हो रहा है, मैं थोड़ा हटके मैं ये कहूंगा, नंदीग्राम में 3 दिन रहना, इसमें हम लगते हैं कम है, इससे ज्यादा ही रहना चाहिए था। प्रधानमंत्री अगर 20 रैली कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल में कोई प्रधानमंत्री एक असेंबली चुनाव के लिए मैंने कभी नहीं देखा। राजीव गांधी को एक बार देखा था, पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के लिए ज्योति बसु को हराने के लिए आए थे, और हर जिले में प्रदर्शन किए थे और हार गए थे, ज्योति बसु जीत गए थे। लेकिन इस बार ममता जी आज
मैं पत्रकार का नाते इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आज नंदीग्राम में दोल है, मतलब जो होली नेशनल लेवल में होते हैं वो बंगाली लोग आज दोल बोलते हैं और वो एक दिन पहले होता है। आज वहां बसंत उत्सव हो रहा है और वहां एक म्यूजिकल प्रोग्राम है जिसमें ममता जा रहे हैं और ममता जी उसके कारण नंदीग्राम में अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज वो जैसे हम लोग होली मिलन बोलते हैं दिल्ली में, वो बंगाल में आज दोल मिलन हो रहा है और कल रहेंगे, क्योंकि कल भी कोई रैली नहीं है, आज रैली हुई है। कल जो है वो एक डोर टू डोर कांटेक्ट प्रोग्राम है, क्योंकि अभी तक नहीं आ पाए ठीक से, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में हर चुनाव हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो इसीलिए कल जो है वो डोर टू डोर कैंपेन मतलब पब्लिक कांटेक्ट जो है, और परसों करके वो नॉर्थ बंगाल चले जाएंगे, फिर नॉर्थ बंगाल में स्टार्ट कर देंगे कैंपेन। तो इसीलिए मुझे लगता है आज इस बार जो चुनाव हो रहा है कोई संदेह नहीं है। मुझे तो कभी कभी लग रहा है इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, इतना टेंशन। इसके पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव मैं 1984 से कवर कर रहा हूं, इतना टेंशन अंजना जी मैंने कभी देखा नहीं। और आपने तो पश्चिम बंगाल में आके सफर करके गए हैं और बहुत धमाका मचा दिया आपका प्रोग्राम, और उसमें जो ध्रुवीकरण, इतना राजनैतिक ध्रुवीकरण अंजना जी कभी नहीं देखा। तो इसीलिए ममता जी अगर आप कहेंगे किसी का कोई टेंशन नहीं है तो वो तो गलत है। टेंशन तो होना ही चाहिए। टेंशन जो है वो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव नहीं। और 2016 और इस बार के चुनाव में तो जमीन आसमान का फर्क है जयंतो जी, जमीन आसमान का फर्क है जो हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से इस बार देखा है। बिल्कुल रागी जी को लेकिन आपने खुश कर दिया होगा ये बोल के कि इंडिया पाकिस्तान मैच लग रहा है। वो बोलेंगे इंडिया हम है, और समझ लीजिए फिर पाकिस्तान किसको बोलेंगे। क्यों रागी जी? अंजना जी, हाँ, सबसे पहले तो गद्दारी की परिभाषा कर ली जाए, वो ज्यादा बेहतर है। एक राजनीतिक पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए, और वह भी लोकतंत्र में यदि वो पार्टी बदल के दूसरे के चला जाता है तो उसके लिए गद्दारी शब्द का प्रयोग मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। यदि गद्दारी किसी ने किया है तो ये सवाल तो ममता जी पर हो सकता है कि बंगाल के लोगों के साथ उन्होंने गद्दारी की। बंगाल के लोगों के साथ ही साथ उन्होंने देश के लोगों के साथ गद्दारी की। उन्होंने तो लोकसभा के पटल पर स्पीकर के सामने कागज फाड़ करके फेंक दिया था, उनको अपमानित किया था उस शासन को, बांग्लादेशियों के घुसपैठियों के लिए। और आज के दिन सिर्फ सत्ता और सत्ता के लिए उन्होंने सारे घुसपैठ को वाजिब ठहरा दिया। तो देश में बांग्लादेशियों को बसाने का जो राष्ट्रीय अपराध है, राष्ट्रीय पाप है, वो तो ममता जी ने किया है। तो गद्दार तो उनको कहा जाना चाहिए। जवाब दे सकता हूं? बंगाल की सांस्कृतिक बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे कोई। बंगाल की सांस्कृतिक हिरासत तो उन लोगों ने कर दिया। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, 3000 जिहादी थाने में आकर के घुस करके और दरोगा इंस्पेक्टर सबको पुलिस को मार करके चले जाते हैं। दरोगा गिड़गिड़ा रहा है और कोई पुलिस को हथियार प्रयोग करने की इजाजत नहीं है। ऐसा जिहादियों का आतंक कभी देखा था क्या? दूसरी बात, ममता बनर्जी के बारे में 10 साल थे वो सत्ता में थी, आज 3 दिन से उनको कैंप करना पड़ रहा है। तो कायदे से अभी पहले जो मेरे पत्रकार बंधु बोल रहे थे उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो तो ऐसे बता रहे हैं जैसे ममता जी जो है वो उनके लिए वहां पर रहना बहुत आवश्यक था। यदि आप क्या जवाब दे सकते हो? कौन है भाई साहब बोल रहे हैं? पता नहीं। 10 साल तक सत्ता में आप रहे, 10 साल तक आप पूरे तानाशाह की तरह पूरे 10 साल तक तानाशाह की तरह आपने पूरा सत्ता का संचालन किया। यदि आपकी स्वीकार्यता इतनी ज्यादा है और आपको लगता है कि अधिकारी इस कारण से जीत रहे थे कि आपके कारण है, आपके संरक्षण के कारण है, तो आप छोड़ देते ना। आप चुनाव के दिन सिर्फ चले जाते, आप कैंप नहीं करते। लोगों को आपस में जो ये कह रहे हैं कि दूसरे लोग आकर एक तीसरी बात अंजना जी, तीसरी बात बिल्कुल हम जल्दी ही पूरा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात की जा रही है कि पहली बार इतना ध्रुवीकरण हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है कि पहले हमेशा एक तरफा हुआ करता था। टेरर का, दहशत का, भय का साम्राज्य वामपंथियों ने खड़ा किया था और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी उसी को किया है। यही कारण है कि लोगों को घरों से निकलने तक की हिम्मत नहीं होती थी कुछ चुनाव में वोट करने के लिए।
मैं हैरान होता हूं कि जब तथाकथित पत्रकार लोग जो हैं, जो अपने आप को निष्पक्ष कहते हैं और आकर के ये कहते हैं कि ऐसा ध्रुवीकरण हो रहा है। अरे आप इसका विश्लेषण कीजिए, ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये सबसे ज्यादा गंभीर सवाल है कि बंगाल की राजनीति में एक दहशत और राजनीतिक हत्या का ऐसा दौर रहा है जहां पर विपक्ष को मार करके टांग दिया जाता है। गांव से लोग वोट करने के लिए नहीं निकलते हैं। क्या लोगों ने वो दहशत का माहौल पंचायत चुनाव मैं जयंत जी से इसका जवाब लूंगी, इससे पहले शुद्धो बैनर्जी जी और फिर आ रही हूं उसके बाद से मनोजीत दा आपके पास भी। जल्दी से शुद्धो जी, ये ममता का डर है। आप सभी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी, आज तक की भी तरफ से। लेकिन शुद्धो जी, सवाल ये है कि ममता बनर्जी डर गई है इसलिए 3 दिन रह रही है, या फिर जैसा वो कह रहे हैं डोला मिलन है, होली है, अभी कल रैली कहीं नहीं है, तो इसलिए वो वहां पर लोगों के साथ संपर्क कर रही है क्योंकि यहां से वो चुनाव लड़ी नहीं है और शुभेंदु अधिकारी जो उनके राइट हैंड एक तरह से होते थे वो वहां से उनके सामने खड़े हो गए। शुद्धो जी। ओम, अंजना जी, आप इलेक्शन कवर करने के लिए कम से कम 7-8 दिन से बंगाल में कैंप कर रहे हैं। उसमें ममता जी अपने चुनाव क्षेत्र में 3 दिन से जाएंगे कैंप करने के लिए, तो बड़ी बड़ी बात नहीं है। बंगाल चुनाव जैसे जयंत दा जो ममता जी को सबसे नजदीक से जानते हैं, आज से नहीं कई दशकों से, उन्होंने सही बताया। और लोग तो बांग्लादेश में जाके कैंप कर रहे हैं इस चुनाव के चलते। तो अब ममता जी अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगे, कोई बड़ी न्यूज है? बड़ी न्यूज ये है कि मीनाक्षी मुखर्जी को तृणमूल रोक रहे हैं वहां पे, या प्रचार नहीं कर सकते। संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट मीनाक्षी मुखर्जी के ऊपर तृणमूल के पंचायत के उपप्रधान अब्बास बेग ने उनके लोगों को मारपीट किया है, उसके लिए उनको धरना में बैठना पड़ रहा है। ये न्यूज है। ये आप देखिए, सबसे बड़ी बात है आज बंगाल में और एक ब्रेकिंग न्यूज है कि जितने उम्मीदवार है शुभेंदु अधिकारी समेत, उनका एक चेहरा याद आ रहा है, सुबह से सदमा में आ रहे हैं वो लोग। वो है अबोहर के विधायक अरुण नारंग जी की हालत, जो मोदी जी के रास्ते चलते उनका क्या हालत हो जाता है। अब संगीत रागी जी जब भी बोलते हैं मेरे मन में कुछ कहने के लिए बुलबुला होते हैं, वैसे उन्होंने साबित कर दिया कि गद्दार शब्द का विशेषज्ञ वो है। लेकिन संगीत रागी जी, बांग्ला में रागी का मतलब क्रोधी होता है। अब बिल्कुल बिना क्रोध की एक बात बताइए, क्या वो गद्दार है जो सारे शहीदों की बलिदान को भूल के बिन बुलाए कारगिल के विलेन नवाज शरीफ के घर में बिरयानी खाने जाते हैं? क्या वो गद्दार है जिस अनुप्रवेश को लेके, जिस तुष्टिकरण को लेके, जो घुसपैठियों को लेकर आप इतना चिंतित है? आप मुझे बोलने दीजिए, आप, मैंने नहीं आपको। और मनोजीत, आप मुझे मत पीछे बात बोलिए। आरएसएस के निपटाने के लिए हम पर भरोसा रखिए, आपका हिम्मत हमने देख लिया। आप मेरी बात सुनिए, वो क्या है जो अभी बांग्लादेश में जाके क्या शेख हसीना से बातचीत की है, कैसे बॉर्डर को सील किया जाए, कैसे तो आज टीएमसी के लिए भी बैटिंग कर रहे हैं। चिंतित है। नहीं, हम सबके लिए बैटिंग करेंगे। जनसंघ को रक्षा करने का जिम्मेदारी हमारी है। आपके पास 3 लोग हैं, कीजिए ना बैटिंग, क्या फर्क पड़ता है? जब आरएसएस की बात आते हैं ना, वो कांग्रेस कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है रागी जी से जवाब लेते हैं, जवाब दीजिए उनकी बात का। उन्होंने ये भी कहा, तो वो तो नंदीग्राम में ही कैंपिंग कर रही है। बंगाल चुनाव पर असर डालने के लिए तो प्रधानमंत्री बांग्लादेश में चले गए वहाँ। ठीक है, इस पर कमेंट आपका। मुसलमानों का पॉकेट्स आपने खड़ा कर दिया है, जो आने वाले दिनों में मोदी जी गद्दार है। आपके बंगाल के लिए परिभाषा में मोदी जी गद्दार है। सत्ता की लड़ाई के लिए, सत्ता चाटने के लिए, सत्ता के लिए कोई देश बेचेगा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ममता बनर्जी है। आप ये स्पष्ट बोलिए, सत्ता के लिए देश बेचने का सबसे बड़ा उदाहरण ममता बनर्जी है। जिन बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर करने की बात पिछले दशकों से की जा रही है, जिसके आधार मोदी जी पर गद्दार है, ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया, वो बंगाल की जनता के साथ गद्दारी उन्होंने किया। दिल्ली से बंगाल की जनता और देश की जनता के साथ गद्दारी यदि किसी ने किया तो ममता बनर्जी ने किया। गद्दार है या नहीं? ममता बनर्जी ने किया, किसी और ने नहीं किया। ममता बनर्जी ने किसानों के साथ गद्दारी की, किसान निधि सम्मान उनको नहीं मिलने दिया। ममता बनर्जी ने वहां देश बंगाल की जनता के साथ गद्दारी की, क्योंकि वहां जो स्वास्थ्य बीमा है ये नहीं, तो चीन के बारे में एक शब्द का नाम नहीं लगता है, गद्दार है या नहीं? आप ये सब इधर उधर के बात कीजिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। She is a senseless politician. She is eccentric politician. जो व्यक्ति इसेंट्रिक होता है, विवेक को खोकर यदि कोई राजनीति करता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ममता बनर्जी है। ठीक है, सौरभ सिकदर जी, सवाल ये है, उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में ही वो तो कैंप कर रही हैं, यहाँ तो प्रधानमंत्री बांग्लादेश तक गए हैं और उसका भी प्रभाव
इस इलेक्शंस पर करने की कोशिश है। दूसरा, अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने कह दिया कि 30 में से 27 सीटें दे रहे हैं, तो ममता दी कह रही हैं कि बाकी के 3-4 भी क्यों हम मुझे दिए, वो भी रख लेते अपने पास। देखिए, मैं पहला सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, शेख हसीना जी कुछ दिन पहले भी बंगाल आए थे, कलकत्ता में आए थे क्रिकेट मैच के लिए, इंडिया बांग्लादेश के, और उसमें ममता जी उसको इलिश माछ खिलाए, उनको जाके मिले। तो तब एक बार उनको बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं को क्या हालत है, इस पे एक बार भी बात करने के बारे में याद नहीं आया। यही मतुआ लोग वहां पे क्या दिक्कत में है, क्यों नहीं बात किए तब? इसलिए बात नहीं किए कि अगर बात करने जाते वही वाला फिर दूध देने वाली गाय लात मार देते इसको। दूसरी बात ये है, तो हमारा प्रधानमंत्री गए हैं और हिंदुओं के लिए बात की है, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है इसमें उनको क्या दिक्कत हो रहा है। और ये जो प्रधानमंत्री का सफर था, उन्होंने तो खुद नहीं तैयार किया था। अब ये तो हमारा गलती नहीं हो सकता कि बांग्लादेश का 50th एनिवर्सरी अभी होने वाले है और बंगबंधु का वो अभी होने वाले है। कल को ये ना बोल बैठे के भी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। जी, हेलो आजादी की 50वीं वर्षगांठ बांग्लादेश की, वो तो यहाँ से नहीं तय हो सकती ना, दिल्ली से। नहीं, वो सब अगर आजादी के 50 साल मनाने जाए हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां जो हुआ, ये सिर्फ सालगिरह मनाने के लिए नहीं गए थे, वो डिलीवरेटली एक जगह में गए थे मोतुआ लोगों के पास। ये एक वहां से बॉर्डर को अपील कर रहे थे, इस साइड के बॉर्डर के। वहां से डिस्टेंस आपको मालूम है कितने? सिर्फ 150 किलोमीटर है। बनगांव से गोपालगंज का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। अरे भाई सुनिए, इस तरह से डिबेट नहीं होता है। जा रहे आप मेरा लाइन काट गए थे, लोग बोले नहीं। मोनोजिदा वो कह रहे हैं कि ममता दीदी भी क्यों नहीं मधुआ समुदाय के बीच में जाती हैं, वो ये पूछ रहे हैं। ममता दी हर जाते नहीं है, रहते हैं। ममता दी लगातार 20 सालों से इन लोगों के साथ, बड़मा के साथ है, इसलिए कोई नाटकबाजी नहीं करने पड़ता है ममता दी को। अरे आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पे गए थे, कोई बीजेपी के लीडर के तौर पर नहीं पर गए थे। और सिर्फ यही बात नहीं है, शांतनु ठाकुर जिसके भाई इलेक्शन लड़ रहा है, सुब्रत ठाकुर भाई साहब, उनको क्यों लेके गए थे? अगर मुतवा के सब लोगों को आपको सेटिस्फाई करना था तो ममता बाला ठाकुर को क्यों नहीं ले गए थे? ये डेलिबरेट एक पॉलिटिकल विजिट हो गए, खास करके जब मुतवा के पास अब गए थे, बांग्लादेश के सेलिब्रेशन में गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वेलकम करते हैं। लगातार आप बांग्लादेश को गालियां देते हो, ये अलग बात है। अमित शाह पार्लियामेंट में फोड़ने के लिए बांग्लादेश में अरे सुनिए, बात सुनिए, भद्रता सीखिए, थोड़ी भद्रता सीखिए, बात सुनिए। अब भद्र लोग हो, शिक्षा के भाई को हो, ठीक से बात करने दीजिए, ठीक से बात करने दीजिए। सुनिए, आप अमित शाह जी लगातार पार्लियामेंट में गाली देते हैं, बोलते हैं कि बांग्लादेश एक इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पे हिंदू लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 3 मिनिस्टर है बांग्लादेश हिंदू, आपके पास सिर्फ 1 माइनॉरिटी मिनिस्टर है। आपको शर्म आनी चाहिए। लगातार झूठ बोलते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, पार्लियामेंट की फ्लोर पे झूठ बोलते हैं। अभी बांग्लादेश के लिए पार्टी है, ये सबसे घटिया पॉलिटिकल पार्टी है इस देश और दुनिया के लोगों को बात करने थे। और ये सब जो बैठे हैं ना, कि क्या नाम है, संदीप त्रागिया, क्या प्रोफेसर कहते हैं, लगातार 3 सालों से डिबेट कर रहे हैं। ध्रुवीकरण के सबसे असली एग्जांपल वो सब खुद है, एक ही भाषा बोलते हैं। हम देख रहे हैं 3 सालों से लगातार एक ही भाषा बोलते हैं। हिंदू है, मुसलमान है, घुसपैठिया। अरे साहब, सीए का मतलब समझते हो? घुसपैठिया लोगों को लेजिटिमाइज कर रहे हो, इसीलिए असम में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। लोगों सबको पता है के ऊपर, इसीलिए सीए इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप वो जो इलीगल माइग्रेंट है बंगाली लोगों को असम में घुसने लोग नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। हम सबको पता है 1.5 सालों से रूल नहीं बन रहे हैं। किसको उल्लू बना रहे हो भाई साहब? संगीत रागी रूल बनाने के लिए जवाब देना चाहिए। अंजना जी, ठीक है संगीत। अंजना जी, मनोजीत मंडल जो तृणमूल कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता जो टेलीविजन पर आते हैं प्रति चैनल हर डिबेट में, उनके लिए मेरा सिर्फ इतना ये कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और बहुत ये साफ बात हो जानी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में या आसाम के अंदर
जो हिंदू प्रताड़ित हैं उनके लिए इस देश में जगह होगी, और जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो इस देश में अवैध रूप से आकर के रह रहे हैं उनके लिए इस देश में जगह नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इंद्रजीत गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, प्रकाश जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। इन सारे लोगों ने संसद के पटल पर कहा है 55 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर हैं। आप टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। आप हमको कहते हैं 3 साल से, अरे इसको मैं तो हमेशा 10 साल से करता तो बेहतर अच्छा होता, क्योंकि बंगाल को तृणमूल कांग्रेस ने बेच दिया है। उसकी सांस्कृतिक विरासत को खत्म कर देंगे आप लोग। आने वाले दुनिया में वो दूसरा कश्मीर होगा। बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, इसका जवाब देंगे। मुसलमानों की आबादी इसका जवाब मनोजीत मंडल देंगे। ठीक है, इसका जवाब मनोजीत मंडल देंगे। बंगाल दोनों के लिए खतरनाक है। जयंतोदा, ठीक है, एक ब्रेक के लिए जयंतोदा, 2 बड़ी बातें आपने कहा कि वहां जाकर कैंप करने में नर्वसनेस नहीं झलकता है। पारंपरिक रूप से कहा जाता है जब वो इस तरह के रीजनल जो क्षत्रप्स हैं उन्होंने अपनी पार्टी और अपने बलबूते इतना ताकत दिखा दिया होता है कि वो ज्यादा जाकर नहीं रहते, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पहले दौर के मतदान में 30 में से 26 सीटें जीतने का बीजेपी के दावे में कितना दम है, यही से चर्चा आगे लिए चलेंगे। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। चर्चा को आगे लिए चलते हैं। आपको बता दें, एक तरफ ममता बनर्जी लगातार 3 दिन, होली के 1 दिन पहले से और होली और फिर कल भी यही रहने वाली है नंदीग्राम में, तो दूसरी तरफ 30 सीटें जो पहले दौर में जहां मतदान हुआ है उसमें से 26 सीटों पर अमित शाह ने दावा किया है कि उनकी पार्टी ही जीत रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास जवाब लेने के लिए जो तमाम आरोप संगीत रागी ने लगाए हैं उसका मनोजीत, लेकिन जल्दी से आपके साथ जयंत जी शुरुआत करते हुए, देखिए एक हमेशा कहा जाता है जो इस तरह के लीडर्स हैं जिनका बहुत दबदबा चलता है, जिन्होंने लंबे वक्त, आप सोचिए ना, वाम दलों के गढ़ को एक तरह से ढाकर वो सत्ता में आई, फिर सत्ता उन्होंने वापस हासिल की, तो नर्वसनेस की बात आती है कि 3 दिन में क्या वहां पर रहना एक नर्वसनेस दिखा रहा है? क्या शुभेंदु अधिकारी के जो पारंपरिक वो जगह है उस गढ़ में उनके लिए मुश्किल है? और दूसरी तरफ पहले दौर के मतदान पर आपका पर्सपेक्टिव हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। बीजेपी का दावा है कि 30 में से 26 हम जीत रहे हैं। देखिए, संख्या तो बीजेपी जो है वो इसे बैटल ऑफ नार्व, मतलब अमित शाह जी इतना अच्छा जनरल है एक आर्मी फोर्स का, वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। मतलब एक डिमांड जो, अगर आप कहते कि रिगिंग हुआ है सीपीएम जैसे करते थे, और उसमें जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो होता है, बीजेपी का सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि बीजेपी एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस वो प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं अगर हिम्मत है तो। देखो, तो इसमें मेरा सिर्फ ये कहना है, अंजना जी, सबसे पहले एक सेंटेंस में मैं तो ये क्लियर कर देना चाहता हूं रागी जी को बहुत विनम्रता के साथ कि मैं कोई किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। आप मेरे बारे में भी कुछ शब्द बोले हैं पत्र का, मेरा नाम जयंत घोषाल है, आप थोड़ा होमवर्क कर लीजिएगा मेरे बारे में। 35 साल का अनुभव है, दिल्ली में ही मैं रहता हूं, मैं बंगाली हूं, इसीलिए मैं ममता के साथ हूं, ऐसे जनरलाइज मत कीजिए। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, प्रधानमंत्री जी भी वाराणसी में जाके रोड शो करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्यार दिखाना और प्रोजेक्ट करना ये कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई नफरत और ये जो अभी मैं चिल्ला नहीं सकता हूं, मैं राजनेता नहीं हूं, चिल्ला के मेरा पॉइंट जो है बहुत प्यार से बोलना चाहूंगा कि अगर आप कहेंगे कि कोई टेंशन नहीं है, बीजेपी से अचीवर इन बंगाल। अंजना जी, 2016 में तो लेफ्ट कांग्रेस नंबर 2 था, बीजेपी नंबर 3 पार्टी था, आज नंबर 2 पार्टी हो गया है बीजेपी। ऑलरेडी बीजेपी इज अचीवर। बीजेपी का परसेंटेज अब कहां से कहां बीजेपी ले आया, जो वाजपेयी अडवाणी जी के समय से मैं देख रहा हूं, जो अधूरा सपना है वो पूरा करने के लिए मोदी जी और अमित शाह जी किस तरीके से कर रहे हैं वो अलग बात है, उसके ऊपर अलग चर्चा हो सकता है। लेकिन अभी जो जीता वो सिकंदर, कौन सिकंदर होगा ये अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि भाजपा टेंशन क्रिएट किए हैं। और ममता बनर्जी, अगर आप अंडर एस्टिमेट करना, क्या बीजेपी ममता को अंडर एस्टिमेट कर रहे? नहीं कर रहे। अगर करते तो प्रधानमंत्री का 10 रैली करने का कोई जरूरत नहीं होता था। अगर अमित शाह, नड्डा जी
6 सेंट्रल मिनिस्टर। मैं जिंदगी में पश्चिम बंगाल में इतना पैरामिलिट्री फोर्स, ये पूरा लगता है कि सेंटर हैज टेकन ओवर। तो ये जो चुनाव हो रहा है इसमें ना बीजेपी ममता को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ना ममता को भी बीजेपी को कोई अंडर एस्टिमेशन है। लड़ाई जो हो रहा है इससे इंटरेस्टिंग, हम पत्रकार है, इसका एंटरटेनमेंट वैल्यू है, हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हमको बुरा ना सोचे। आप बोल रहे थे ना कि हम निरपेक्षता के बारे में बोलने से ना पत्रकार थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं, इसीलिए मैं विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं वो थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा सर मेरे बारे में। ठीक है, रागी जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। रागी जी देखिए, अभी भी उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया, भारतीय जनता पार्टी ने टेंशन क्रिएट किया है। राजनीति में यदि आपको चुनौती दी जाती है तो उसको टेंशन नहीं बोलते। ये नहीं बोला, नहीं, उनका मतलब था संगीत रागी, उनका मतलब था कि ममता दीदी को टेंशन क्रिएट किया, टेंशन में आए। आप नहीं, आपने बीजेपी टेंशन क्रिएट किया, आप टेंशन मतलब हिंसा में जा रहे हैं। नहीं, आपने बोला है, मैंने उसी का उत्तर दिया है। मैंने जो नहीं बोला है, आप हमारे सामने ही अगर आप मेरे बारे में तो मेरे पीछे क्या बोल देंगे? नहीं, आप अपनी आवाज को दोबारा से सुन लीजिएगा। मैं इतनी ही विनम्रता के साथ आपको कह रहा हूं। दूसरी बात जो आपने की है, आपने जो कहा कि सेंटर ने लगता है पूरे बंगाल को टेक ओवर कर लिया है। क्या एक निष्पक्ष पत्रकार के नाते ये आपका दायित्व तो नहीं बनता है कि ये कहें कि बंगाल में यदि 646 यदि पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां लगी हैं तो उसके कारण बोलेंगे? एक मिनट सर, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। इसमें गलत बात है, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। ये गलत है, नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, नहीं, गलत है। यदि बंगाल में यदि इलेक्शन बूथ लूटे जाते हैं तब आप चुप्पी साध लेते हैं। अगर आज हम कहें कि बीजेपी जीत रहा है, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये काम आपका नहीं है? गलत है, आपका काम नॉर्मेटिव बात करना नहीं है, आपका होना चाहिए में नहीं है। जो तथ्यात्मक बात है उस पर आपको बात करनी चाहिए। चलिए ठीक है, आखिर क्या कारण है? संगीत रागी जी, किसी भी बहस का मकसद ये होता है कि हर तरफ का पक्ष आए। एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए प्लीज। संगीत रागी जी, ये किसी एक जिसे हमने पत्रकार के तौर पर चैनल पर बुलाया है उनको अपनी बात रखने दीजिए। आप बात टॉपिक पर रखिए ना, ये बहस उन पर थोड़ी है, उन पर नहीं है। आप उस पर कहिए कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, अपनी बात कहिए। अब बहस को आगे ले चलिए, इसको आगे ले। आप मीडिया के खिलाफ बोल रहे हैं, यू आर टॉकिंग अगेंस्ट मीडिया, you are talking against media. Journalists is not representing the entire media world. नहीं, ये दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है कि जो हाँ में हाँ मिलाए वो महान, जो एक सवाल खड़ा पूछ दे लोग उसके लिए परेशान नहीं कर सकते हैं। नो हम चले जाएंगे तब। नहीं, आप बिल्कुल because what language I will use, जैन जी, cannot dictate my language. जैन जी, I am not dictating your language. जैन जी, pointing the language you have used. जैन तो आपकी तरफ से हमने भी बोला। देखिए एक सेकंड, आवाज सबकी कम कीजिए। संगीत रागी जी, देखिए बीते दिनों थोड़ा सा आपको भी अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, इस तरह का घमंड ठीक नहीं होता है। सवाल यह है, देखिए सवाल यह है कि जो आपके हाँ में हाँ मिलाए वो आपको महान लगता है। जो सवाल पूछे आप उन पर आप बात कहिए ना। आप जिस बात से मतभेद रखते हैं, बहस का अर्थ यही तो है कि हर कोई अपनी बात रखे। अब आप चाहेंगे कि वो आपके हाँ में हाँ मिलाए, आपकी भाषा बोले, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं आप सबसे पहले आपको बता दूं, आज नंदीग्राम में तृणमूल वाले हमारे कैंडिडेट को क्यों रोक रहे हैं? जाने के लिए तैयार नहीं है। आपके बाबू और अरे भाई संगीत रागी जी, आप दोनों भी वोट मांगने जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हार की जिम्मेदारी नहीं गांधी परिवार तय करना चाहता है। चुप नहीं रह सकते हैं, ये चुप नहीं रह सकते हैं, आवाज नीचे करिए। बिल्कुल नहीं रह सकता। नहीं रागी जी, बारी से अब आपकी बारी निकल चुकी है, बारी निकल चुकी है। संगीत रागी जी चुप रहिए। चलिए इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अभी तो ये बवाल आप देख रहे हैं, और अभी तो 3 दिन ममता बनर्जी आज होली के दिन भी, कल भी यहीं पर कैंप कर रही है नंदीग्राम में। इसे नर्वसनेस बीजेपी कह रही है। दूसरी तरफ 30 में से 26 सीटें पहले दौर का जीतने का दावा भी कर रही है, लेकिन टीएमसी का कहना है कि जहां से वो संग्राम छेड़ रही है, शुभेंदु अधिकारी ने उनको छोड़ा, वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं चुनावी रूप से। एक ब्रेक के लिए रुक रहे, देखते रहिए आज। अब की बार दीदी की होली नंदीग्राम में। जी हां, 3 दिन तक वोटिंग के पहले कैंप कर रही है दीदी। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा,
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।